नमस्कार दोस्तों, आरएसवस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप जादुई कहानियां, अद्भुत एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां पा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट। आज का टारगेट 50 कमेंट और 150 लाइक्स का है। आज हम लेकर आए हैं राइज ऑफ बिलियनर की नई कड़ी एपिसोड 63। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 63। जब वह रिया के साथ खाना खा रहा था, मयंक अभी भी 3 स्टॉक्स की जानकारी के बारे में सोच रहा था। रिया ने देखा कि उसके मन में कुछ है तो उसने विचारशीलता से पूछा, क्या तुम किसी परेशानी में हो? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मयंक ने एक पल सोचा। मैं हाल ही में कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक पेशेवर को मदद के लिए ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में कोई नहीं पता। उसकी बात सुनकर रिया की आंखें चमक उठीं। मैं एक पेशेवर को जानती हूँ। वह अब डोंग एंड सिक्योरिटीज में एक ट्रेडिंग मैनेजर है। मयंक की आंखें चमक गईं। क्या तुम मुझे उनका परिचय दे सकती हो? एक्सक्लेमेशन मार्क। रिया ने अपने मुंह को ढककर हंसते हुए कहा, क्या तुम इस व्यक्ति को भी जानते हो? मयंक भ्रमित था। मैं उन्हें भी जानता हूँ। वह कौन है? रिया ने शांति से 2 कौर खाए और धीरे धीरे अपनी ड्रिंक के 2 घूंट लिए, जब तक कि मयंक बेहद चिंतित न हो जाए। फिर उसने फिर से कहा, अर्पिता, क्या तुम भूल गए? तुम पहले पड़ोसी थे। मयंक ने उसकी याददाश्त पर ध्यान दिया और एक परिपक्व महिला की छवि उसके मन में आई। जिस अर्पिता की वह बात कर रही थी, वह पहले उसके बगल में रहती थी और उससे कुछ साल बड़ी थी। उसने हमेशा उसकी बहन की तरह उसकी देखभाल की। इसके बाद वह कॉलेज में दाखिल हुई और गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में बाहर काम करती थी और वह शायद ही कभी घर आती थी। दोनों के मिलने की संभावनाएं कम होती गईं। अगर रिया ने इस समय उसका जिक्र नहीं किया होता तो वह लगभग उसे भूल ही गया होता। उसने एक नंबर निकाला जिसे उसने लंबे समय से नहीं डायल किया था। मयंक ने हिम्मत जुटाई और कॉल किया। कॉल बहुत जल्दी उठाई गई और एक थोड़ी सुस्त आवाज आई। हेलो, कौन है? मयंक का दिल धड़क उठा। अर्पिता, मैं मयंक हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद दूसरी पार्टी ने अचानक अपनी आवाज को कुछ ऑक्टेव बढ़ा दिया। आज सूरज कहाँ डूबा? तुमने सच में मुझे कॉल करने की पहल की? ओह भगवान! मयंक उसकी अतिशयोक्ति भरी आवाज सुनकर चुप रह गया। अर्पिता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अर्पिता की आवाज में नाराजगी थी। मुझे पता था कि तुम बिना किसी कारण के मुझ पर नहीं सोचोगे। क्या मामला है? मैं पहले ही कह दूं, मैं बड़े मामलों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और छोटे मामलों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मयंक ने अपनी नाक को छूते हुए कहा, ऐसा है, मैं हाल ही में कुछ स्टॉक्स खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सुना है कि अर्पिता अब एक सिक्योरिटीज कंपनी में काम कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। अर्पिता की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मयंक, क्या तुम अभी भी विश्वविद्यालय में हो? अपनी बहन की सलाह सुनो। शेयर बाजार में सट्टा मत लगाओ, नहीं तो तुम रोओगे। मयंक ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बस मजे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी संपत्ति नहीं लगाऊंगा। अर्पिता थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने फिर से कहा, यह अच्छा है कि तुम अपनी सीमाएं जानते हो। मैं तुम्हारी ऑपरेशन में मदद कर सकती हूँ और मैं तुमसे सबसे कम कमीशन लूंगी। मैं यह गारंटी नहीं दे सकती कि तुम पैसे कमाओगे, लेकिन कम से कम तुम ज्यादा नहीं खोओगे। मयंक ने जल्दी से उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद अर्पिता, जब तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें एक भोजन कराऊंगा। अर्पिता ने अपनी सामान्य आरामदायक मुद्रा में लौटते हुए कहा, इतना फ्री मत हो, कल मेरे कंपनी आओ, मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दूंगी और कुछ अंदरूनी जानकारी बताऊंगी ताकि तुम और गहरे में न फंस जाओ। उसकी बात सुनकर मयंक का दिल गर्म हो गया। ठीक है। दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर फोन काट दिया। उन दोनों को इतनी उत्सुकता से बात करते देख रिया को अचानक एक संकट का एहसास हुआ। उसने उसे अर्पिता का जिक्र क्यों किया? क्या ये बिना वजह अपने लिए एक बड़ा दुश्मन बनाने जैसा नहीं था? ये सोचकर उसने तुरंत पछताया। अलिप्सस। अगली सुबह मयंक ने एक नया सूट पहना। अपने आप को आईने में देखकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने अपनी लिकन कार से बाहर निकलकर ड्राइव की। जब वह डोंग एंड सिक्योरिटीज पहुंचा तो समय 9:30 था। डोंग एंड सिक्योरिटीज का ऑफिस बिल्डिंग बहुत भव्य था। ये लगभग 1 दर्जन मंजिल ऊंचा था और बहुत प्रभावशाली दिखता था।
मयंक मुख्य हॉल में गया और सीधे फ्रंट डेस्क पर गया। नमस्ते, मैं अर्पिता को ढूंढ रहा हूँ। हमारी पहले से अपॉइंटमेंट है। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप श्री मयंक होंगे। मैनेजर अर्पिता अभी एक मीटिंग में है, लेकिन उन्होंने मुझे पहले से ही निर्देश दिया है कि अगर आप आएं तो मैं आपको सीधे उनके ऑफिस ले जाऊं। इस तरफ कृपया। ये कहते हुए उसने उत्साह से मयंक को ऊपर की ओर ले जाया। मयंक बहुत प्रभावित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता उसकी इतनी परवाह कर रही होगी, यहाँ तक कि अपने अधीनस्थों को उसे रिसीव करने के लिए भी कह दिया। अर्पिता का ऑफिस तीसरी मंजिल पर था। जब उसे महिला रिसेप्शनिस्ट द्वारा उसके ऑफिस में ले जाया गया तो उसने देखा कि डेस्क और कालीन सभी प्रकार के फूलों से भरे हुए थे। मयंक ने महिला रिसेप्शनिस्ट को भ्रमित नजरों से देखा। ये सभी मैनेजर अर्पिता के चाहने वालों के उपहार हैं। हमें हर दिन सफाई कर्मियों को इन्हें साफ करने के लिए कहना पड़ता है और ये अगले दिन फिर से जमा होते रहते हैं, महिला रिसेप्शनिस्ट ने ईर्ष्या भरे स्वर में समझाया। आपकी मैनेजर अर्पिता पुरुषों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मयंक ने अनायास ही भावनाओं से भर गया। यह सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, हम महिलाएं भी मैनेजर अर्पिता को पसंद करती हैं। वह सुंदर और सक्षम है। वह हम सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। महिला रिसेप्शनिस्ट ने अर्पिता का जिक्र करते समय उसकी आंखों में चमक देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पागल प्रशंसक हो। क्या वह उतनी ही अच्छी हैं जितना तुम कह रही हो? मयंक थोड़ा संदेह में था। उसे याद था कि अर्पिता हमेशा उसके साथ बचपन में तंग करती थी। वह अधिकतर एक दानव की तरह थी। बिल्कुल, हमारी कंपनी में हर कोई मैनेजर अर्पिता की बहुत इज्जत करता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम जाकर पूछ सकते हो। जब उसने देखा कि मयंक उस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो महिला रिसेप्शनिस्ट तुरंत थोड़ी चिंतित हो गई। इस समय उसने अचानक एक सुस्त महिला की आवाज सुनी। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? मयंक पलटा, फिर वह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अर्पिता एक लाल सूट और लाल हीरे जड़े हाई हील्स में थी। उसके बड़े लहराते बाल चलते समय हिल रहे थे। उसके सफेद गाल और चमकीले लाल होंठ चावल के कागज पर एक प्लम फूल की तरह थे। उसका पूरा व्यक्तित्व एक प्रकार के आत्मा चुराने वाले आकर्षण का उत्सर्जन कर रहा था। मयंक अनायास ही अपनी लार को निगल गया। एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या ये अभी भी वही महिला पागल थी जो आमतौर पर उसके लिए बेतरतीब थी? वह तो बस एक देवी थी। क्या तुम अपनी बहन को पहचान नहीं रहे? अर्पिता उसके पास आई और उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई? मयंक ने लंबे समय से इसे रोक रखा था और अंततः ये कहा, दूर हटो। क्या तुम मार खाने के लिए देख रहे हो? अर्पिता ने उसे नाराजगी से घूरा। दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए और डांटते हुए अजीबता का एहसास तुरंत गायब हो गया। बुरा नहीं, तुम अब एक अच्छे लड़के हो। ये कपड़े सस्ते नहीं हैं, है ना? अर्पिता ने मयंक का आकलन किया। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। उसे याद था कि मयंक हमेशा उसके सामने बहुत हीन भावना से भरा रहता था और वह हमेशा शर्माता था जब वह बोलता या कुछ करता था। और वर्तमान का मयंक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये प्रकार की आभा केवल उन लोगों में देखी जा सकती थी जो सफल हुए हैं। ठीक है, मयंक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी बात सुनो। तुम अभी भी विश्वविद्यालय में हो और तुम्हारा परिवार इतना अच्छा नहीं है। तुम्हें अपना पैसा वहां लगाना चाहिए जहां इसका उपयोग होना चाहिए और बाहरी दिखावे का पीछा नहीं करना चाहिए। अर्पिता जानती थी कि मयंक का परिवार गरीब है और वह अभी विश्वविद्यालय के पहले वर्ष में है, इसलिए उसे निश्चित रूप से पैसे की कमी होगी। वह शायद इस बात से डरता था कि वह उसे नीचा दिखाएगी, इसलिए उसने इतने महंगे कपड़े खरीदे। मयंक जानता था कि उसकी अच्छी नीयत है। उसने केवल सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद अर्पिता ने व्यक्तिगत रूप से मयंक के लिए एक खाता खोलने में मदद की और एक प्राधिकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए। जब उसने प्रक्रियाएं पूरी कर लीं, तो उसने अपने सहायक को भेज दिया और मयंक की ओर इशारा किया, यहाँ आओ। मयंक आज्ञाकारी रूप से वहां गया। एक हल्की परफ्यूम की खुशबू तुरंत उसकी नाक में घुस गई, जिससे वह थोड़ा बेचैन हो गया। अर्पिता ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। अगर तुम शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये स्टॉक सुझाऊंगी। मुझे कुछ अंदरूनी जानकारी मिली है कि ये स्टॉक भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। मयंक ने बार बार सिर हिलाया जबकि वह चुपचाप अर्पिता को देख रहा था। ये कहना होगा कि ये पड़ोस की बहन और भी अधिक आकर्षक होती जा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर दिन इतनी सारी ताजे फूल प्राप्त करती थी। अर्पिता ने उसे 1 घंटे से अधिक समय तक समझाया। हालांकि उसने केवल थोड़ा सुना क्योंकि उसने अपना अधिकांश समय अर्पिता को देखने में बिताया। ठीक है, आज के लिए यहाँ रुकते हैं। तुम ज्यादा नहीं पचा सकोगे। वापस जाओ और इसके बारे में सोचो। जब तुम तय कर लो कि कौन सा स्टॉक खरीदना है तो मुझे बता देना। अर्पिता खड़ी हुई और खिंचाव किया।
उसकी लचीली आकृति एक नज़र में देखी जा सकती थी। मयंक लगभग खून उगलने वाला था और जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। अर्पिता, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुम्हें एक भोजन कराऊंगा। अर्पिता ने आह भरी, आज करने के लिए बहुत सारे काम हैं। चलो किसी और दिन मिलते हैं। मयंक ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो किसी और दिन मिलते हैं। फिर वह ऑफिस से बाहर चला गया। अर्पिता ने व्यक्तिगत रूप से उसे लिफ्ट तक पहुंचाया। सिक्योरिटीज कंपनी के कर्मचारी जो पास से गुजरे, सभी जिज्ञासा से देख रहे थे। मैनेजर अर्पिता आमतौर पर बहुत ठंडी और दूर रहती थीं। जिन मेहमानों को वह व्यक्तिगत रूप से विदाई देती थीं, वे सभी अत्यंत प्रतिष्ठित होते थे। यह युवा आदमी कौन था? मयंक को विदाई देने के बाद अर्पिता अपने ऑफिस में लौटने वाली थी। इस समय एक थोड़ा गंजा मध्यम आयु का आदमी तेजी से आया। मैनेजर अर्पिता, क्या आप हमारे मेहमानों को विदाई देने आई हैं? अर्पिता ने उस आदमी को देखकर भौहें चिढ़ाए। उस आदमी का नाम सुभाष मलिक था और वह डोन एंड सिक्योरिटीज में उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी था। आमतौर पर ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसने उसके खिलाफ कई गंदे काम किए थे। हाँ, मैनेजर सुभाष, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? कई वर्षों के कार्य अनुभव ने अर्पिता को अपनी भावनाओं को छिपाने में सक्षम बना दिया था। क्या वह व्यक्ति अभी आपका नया बड़ा ग्राहक है? सुभाष मलिक ने सोचा कि युवा आदमी एक बड़ा ग्राहक है जब उसने अर्पिता को उसे विदाई देते देखा। नहीं, वह मेरा पड़ोसी है। वह अभी विश्वविद्यालय में है और चाहता है कि मैं उसे कुछ स्टॉक्स चुनने में मदद करूं ताकि वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमा सके। अर्पिता ने कुछ भी छिपाए बिना कहा। ये सुनकर सुभाष मलिक ने तुरंत राहत की सांस ली। तो वे पड़ोसी हैं। मैनेजर अर्पिता, क्या आपके पास अपने पड़ोसियों के व्यवसाय में मदद करने का समय है? तुम्हारा क्या मतलब है? अर्पिता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सुभाष मलिक ने गर्व से मुस्कुराया। इस महीने आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। मैंने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैनेजर अर्पिता, आपको और मेहनत करनी होगी। अर्पिता को उसकी घमंडी नज़र से अत्यधिक चिढ़ थी। हालांकि दूसरी पार्टी सच बोल रही थी। इस महीने उसका प्रदर्शन वास्तव में बहुत खराब था और वह पूरी तरह से दूसरी पार्टी से पीछे रह गई थी। दूसरी पार्टी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह गुस्सा नहीं हो सकती थी। वह मुड़कर जाने वाली थी ताकि तेज धार से बच सके। इस समय उसका सहायक अचानक दौड़ता हुआ आया। अर्पिता, जिस नए खाते का आप प्रबंधन कर रही हैं, उसने एक बार में 3 स्टॉक्स खरीदे हैं। अर्पिता एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। यह निश्चित रूप से मयंक होगा, है ना? हालांकि उसने उसे केवल एक ही स्टॉक की सिफारिश की थी। उसने एक बार में 3 क्यों खरीदे? ये लड़का तो चलने से पहले दौड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कितने खरीदे? अर्पिता ने निस्पृहता से पूछा। उसने प्रत्येक स्टॉक में 11.35 करोड़ खरीदे। सहायक अत्यधिक उत्साहित था। क्या? अर्पिता और सुभाष मलिक ने एक साथ चौंकते हुए कहा। प्रत्येक 3 स्टॉक्स के लिए 11.35 करोड़। ये एक सुपर बड़ा ऑर्डर था। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुमने गलती नहीं की? अर्पिता लंबे समय तक स्टन रही और फिर भी सुनिश्चित नहीं हो सकी। सहायक ने निश्चितता से सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच है, मैंने इसे कई बार पुष्टि की है। उसने वास्तव में 11.35 करोड़ के 3 स्टॉक्स खरीदे हैं। सुभाष मलिक ने तुरंत अर्पिता को घूरा। मैनेजर अर्पिता, क्या तुमने नहीं कहा कि यह युवा आदमी सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी है? तुम इसे कैसे समझाओगी? इस महीने उसका प्रदर्शन पहले ही अर्पिता से बेहतर था और यह इतिहास में केवल एक बार था। उसने सोचा था कि वह अंततः सिर ऊंचा करके चल सकेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बैठने से पहले ही दूसरी पार्टी द्वारा ओवरटेक कर दिया जाएगा। वह गुस्से में था। अर्पिता का चेहरा उसके स्वर को सुनकर काला पड़ गया। क्या मुझे तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत है? सुभाष मलिक का चेहरा अचानक अत्यधिक शर्मिंदा हो गया और वह लंबे समय तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, बोल नहीं सका। काफी समय बाद वह थोड़ा ठीक हुआ और कहा, ठीक है, तुम जीत गई। चलो देखते हैं। ये कहते हुए वह गुस्से में चला गया। अर्पिता ने उसे अनदेखा किया। उसने अपना फोन निकाला और मयंक को कॉल किया। मयंक, क्या तुमने उन 3 स्टॉक्स को खरीदा? हाँ, क्या हुआ? मयंक की आवाज बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 34 करोड़ के स्टॉक्स नहीं खरीदे, बल्कि 3 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स खरीदे हों। तुम्हारे पास इतनी धनराशि कहाँ से आई? अर्पिता का मन अभी भी चकित था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैंने कुछ समय पहले एक छोटी सी दौलत बनाई। मयंक ने एक बहाना बनाया। 34 करोड़ एक छोटी दौलत है, तो बड़ी दौलत कितनी होती है? अर्पिता चिल्लाई और कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। उसका शोर मचाने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। मयंक के परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे 34 करोड़ कमाने के लिए किस तरह की किस्मत मिली होगी। अगर उसे मयंक के चरित्र का पता नहीं होता तो वह संदेह करती कि मयंक कुछ अवैध कर रहा है।
चिंता मत करो अर्पिता, क्या तुम मुझे नहीं समझती? ये पैसा निश्चित रूप से साफ है। मयंक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रही थी और उसने तुरंत स्पष्ट किया, यह अच्छा है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें एक स्टॉक की सिफारिश नहीं की थी? तुमने 3 बेकार स्टॉक्स खरीदने का निर्णय क्यों लिया? अर्पिता का दिल, जो अभी शांत हुआ था, फिर से उसके मुंह में आ गया। अपने कई वर्षों के अनुभव से वह बता सकती थी कि मयंक द्वारा खरीदे गए 3 स्टॉक्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वे बेकार थे। कौन ऐसे स्टॉक्स खरीदेगा? मुझे लगता है कि इन 3 स्टॉक्स में बहुत संभावनाएं हैं। अगर वे एक चमत्कार करते हैं तो क्या होगा? मयंक की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। ये सुनकर अर्पिता चौंकी। क्या तुम्हारे पास कोई अंदरूनी जानकारी है? चूंकि मयंक इतनी कम समय में कई करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया था, वह वास्तव में किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ गया होगा। मयंक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अगर अर्पिता मुझ पर विश्वास करती हैं, तो क्यों न तुम भी कुछ खरीद लो। अगर तुम लाभ कमाती हो तो ये सब तुम्हारा है, अगर तुम हारती हो तो ये सब मुझ पर है। अर्पिता ने तिरस्कार से कहा, मैं उस तरह के बेकार स्टॉक्स नहीं खरीद रही हूँ। दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर फोन काट दिया। अर्पिता ने भौहें चिढ़ाई और गहरी सोच में पड़ गई। मयंक की आवाज से ऐसा लगता था कि वह इन 3 स्टॉक्स में बहुत आत्मविश्वास रखता है। क्या उसे भी कुछ खरीदना चाहिए? उसने पिछले कुछ वर्षों में कुछ पैसे बचाए थे, लगभग 56 लाख। हालांकि अपनी खुद की राय के अनुसार इन 3 स्टॉक्स का बढ़ना असंभव था। अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो क्या होगा? उसके बगल में खड़ा सहायक उसे चिंतित देखकर नहीं रह सका। अर्पिता, क्या तुम ठीक हो? अर्पिता ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, जैसे उसने एक निर्णय लिया हो। जाओ और मेरे खाते में सभी पैसे का उपयोग करके इन 3 स्टॉक्स को खरीद लो। कुछ समय तक हिचकिचाने के बाद उसने इस बार मयंक पर विश्वास करने का निर्णय लिया। वह इसका सही कारण नहीं बता सकी। सहायक स्टन रह गया। अर्पिता, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये 3 स्टॉक्स गिर रहे हैं। ये एक गहरे गड्ढे की तरह है। अर्पिता की आंखें दृढ़ हो गईं और उसने मयंक की आवाज की नकल की। मुझे लगता है कि इन 3 स्टॉक्स में बहुत संभावनाएं हैं। अगर वे एक चमत्कार करते हैं तो क्या होगा? सहायक ने उसकी निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं पाया। हालांकि वह अपने दिल में उसे गुप्त रूप से दोषी ठहरा रही थी। अर्पिता हमेशा व्यापार में एक स्थिर व्यक्ति रही हैं। क्यों ऐसा लग रहा था कि वह फोन करने के बाद एक अलग व्यक्ति में बदल गई हैं? वह सच में पागल हो गई थी। अलिप्सस। समय बीतता गया। अर्पिता अपने ऑफिस में बैठी धीरे धीरे चाय पी रही थी। सतह पर वह बहुत शांत दिख रही थी। हालांकि उसके हाथ में पानी का गिलास लगातार हिल रहा था, जो उसकी नर्वसनेस को दर्शा रहा था। वह अपने कंप्यूटर को चालू करने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे डर था कि 3 स्टॉक्स गिरते रहेंगे। आखिरकार उसने अपनी सभी संपत्तियां निवेश की थीं। अगर वह हार गई तो उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने मयंक के साथ पागलपन क्यों किया। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल किस्मत पर छोड़ सकती थी। जैसे ही वह अत्यधिक पीड़ित महसूस कर रही थी, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल गया। सहायक घबराते हुए अंदर आया। अर्पिता, अर्पिता, उन 3 स्टॉक्स का। क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी, वह स्पष्ट रूप से भी सही से बोल नहीं पा रही थी। अर्पिता का दिल धड़क उठा। क्या ये गिर गया? वे 3 स्टॉक्स पागलों की तरह बढ़ रहे हैं। सहायक ने अर्पिता के गिलास से पानी का एक घूंट लिया और चिल्लाया, सच में? ये कितनी बड़ी है? अर्पिता तुरंत आश्चर्य में खड़ी हो गई। ये 10 मिनट पहले से बढ़ रहा है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह अब लगभग 5% है। ओह! सहायक ने अपनी बात पूरी करने से पहले अर्पिता पहले ही अपने कंप्यूटर को चालू कर चुकी थी ताकि बाजार के ट्रेंड को देख सके। जैसा कि उसने सोचा था, मयंक द्वारा खरीदे गए 3 स्टॉक्स पिछले गिरावट से बढ़ गए थे और पिछले गिरावट की तुलना में वृद्धि तेजी से हो रही थी। कुल वृद्धि 8%, 12%, 15%, 18%। अलिप्सस। अर्पिता ने कुछ वर्षों से सिक्योरिटीज उद्योग में काम किया था, लेकिन उसने कभी इतनी पागल वृद्धि नहीं देखी थी। उसका दिल उसकी गले में था। उसने जल्दी से मयंक का नंबर डायल किया। मयंक, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? अर्पिता। जब मयंक ने अर्पिता का कॉल रिसीव किया, वह अभी विला में वापस आया था और गर्म स्नान करने वाला था। जब उसने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी तो उसने सोचा कि कुछ हुआ है। तुम्हारे द्वारा खरीदे गए 3 स्टॉक्स पागलों की तरह बढ़ रहे हैं। अर्पिता की आवाज कांप रही थी। क्या ये अच्छा नहीं है? तुम क्यों घबरा रही हो? मयंक ने राहत महसूस की और बाथटब में चला गया। एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं कैसे न घबराऊं? मैं इस उद्योग में कई सालों से हूं, लेकिन मैंने कभी बाजार में इतनी पागल वृद्धि नहीं देखी। अर्पिता उसके शांत स्वर से चकित थी।
जितना लंबा जीते हैं उतना सब कुछ देख सकते हैं। इसकी आदत डालना अच्छा है। वैसे अब तक ये कितनी बढ़ गई है? मयंक ने बाथटब के किनारे से एक गिलास रेड वाइन उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाया। वह बहुत संतुष्ट था। अब हमने जो 10% नुकसान की भरपाई की है उसके साथ मिलाकर हमारी कुल वृद्धि 18% हो गई है। नहीं, यह अब 20% हो गई है। चलो, जब तक हम कर सकते हैं रुक जाएं। अर्पिता ने महसूस किया कि जब वह मयंक से बात कर रही थी तब यह और 2% बढ़ गई थी। उसे लगा कि उसका दिल अब और नहीं सह सकता। चिंता मत करो, थोड़ी देर और बढ़ने दो। मयंक की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। मयंक, मेरी सलाह सुनो। लालची होना शेयर बाजार में सबसे बुरी बात है। हमने पहले ही काफ़ी कमाया है। चलो इसे बेच देते हैं। अर्पिता थोड़ी चिंतित थी। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहता हूँ। जब स्टॉक 30% तक बढ़ जाए तो बेचना। मयंक ने एक संख्या दी। सिस्टम ने उसे बताया कि कब खरीदना है और कब बेचना है, इसलिए वह किनारे पर बैठने में सक्षम था। जब उसने देखा कि वह उसे मनाने में असफल हो गई तो अर्पिता के पास फ़ोन काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वह इसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने बाजार के ट्रेंड पर नज़र रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे छोटी उतार चढ़ाव भी उसे नर्वस कर देती थी। फिर उसने देखा कि 3 स्टॉक्स उसकी आंखों के सामने तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल 23% की वृद्धि। नुकसान की हिस्सेदारी को जोड़ने के बाद 25% की वृद्धि। कुल 27% की वृद्धि। एलिप्सिस 30% लाभ। जैसे जैसे के लाइन आगे बढ़ी वृद्धि धीमी होती गई। जल्दी करो और सब कुछ बेच दो। अर्पिता ने देखा कि 3 स्टॉक्स पहले से ही मयंक द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं। उसने जल्दी से चिल्लाया। छोटी सहायक ने अपनी होश में लौटते हुए जल्दी से ऑपरेशन शुरू किया। यहाँ तक कि अर्पिता ने भी इतनी पागल वृद्धि नहीं देखी थी। तो एक छोटी सहायक जैसे उसकी स्थिति में उसके हाथ कंप्यूटर पर काम करते समय अभी भी काम रहे थे। साथ ही वह पछतावे से भरी थी। अगर उसे पता होता कि ये 3 स्टॉक्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो वह अर्पिता के साथ उन्हें खरीद लेती। इतने कम समय में 30% की वृद्धि हो गई। ये तो बस पैसे उठाने जैसा था। ये हास्यास्पद था कि उसने अभी अभी अर्पिता का मजाक उड़ाया था कि वह पागल हो गई है। तो क्या वह खुद जोकर थी? सहायक के संचालन के साथ तीनों स्टॉक्स को बेच दिया गया। अर्पिता कुर्सी पर बैठ गई जैसे वह निर्जलित हो गई हो। अभी तक का ये रोमांचक अनुभव किसी युद्ध से कम नहीं था। वह पूरी तरह से थक गई थी। हालांकि इस बार का लाभ बहुत बड़ा था। बस थोड़े समय में 50 लाख की पूंजी और कुछ प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद उसने लगभग 15 लाख कमाए। यह उसे अविश्वसनीय महसूस करवा रहा था। उसने इतने वर्षों में मेहनत की थी और केवल 50 लाख बचाए थे। इतने कम समय में उसने अपनी कुल संपत्ति का लगभग आधा कमा लिया। ये सच में बहुत पागल था। हालांकि मयंक की तुलना में उसकी आय कुछ भी नहीं थी। इस छोटे से ऑपरेशन के बाद मयंक की संपत्ति 9 करोड़ बढ़ गई थी। ये सच में डरावना था। जब वह एक क्षण के लिए चकित थी, अचानक उसने अपनी सहायक को चिल्लाते हुए सुना, ये गिर रहा है। अर्पिता, उन 3 स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया। अर्पिता ने जल्दी से पलटा और देखा कि 3 स्टॉक्स जो तेजी से बढ़ रहे थे अचानक बिना किसी चेतावनी के गिर गए। बस 10 मिनट में यह उसके द्वारा खरीदे गए न्यूनतम बिंदु पर वापस गिर गया। और यह अभी भी गिर रहा था, अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इससे उसे ठंडे पसीने में डाल दिया। अगर उसने थोड़ी देर बाद बेचा होता तो परिणाम अनइमेजिनेबल होते। साथ ही उसके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा था। मयंक की भविष्यवाणी इतनी सटीक कैसे हो गई? न केवल उसे पता था कि ये 3 स्टॉक्स आज तेजी से बढ़ेंगे, बल्कि वह उच्चतम बिंदु पर सही तरीके से नकद भी निकाल सकता था। क्या इसका मतलब ये था कि उसके पास कोई विशेष क्षमता थी? ये सोचकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और मयंक को कॉल किया। क्या तुमने सब कुछ बेच दिया? उससे पहले कि वह कुछ कह सके, मयंक ने पहले ही पूछा। मयंक, सच सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? उससे पहले कि वह पूछ सके, मयंक ने उसे रोक दिया। कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ, भले ही तुम पूछो। अर्पिता उसकी बातों पर हंस पड़ी। सच में, हर किसी का एक अनैतिक रहस्य होता है। उसे आखिरकार ये जानने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? आखिरकार इस बार उसे एक बड़ा लाभ मिला था। एक को पता होना चाहिए कि कब रुकना है। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगी। क्या तुम बाद में फ्री हो? मैं तुम्हें चाय पर ले चलूंगी। अर्पिता ने उसे आमंत्रित करने की पहल की। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी राशि कमाने में मदद की है और तुम मुझे सिर्फ चाय पर ले चलने वाली हो। क्या तुम बहुत कंजूस नहीं हो? मयंक ने हंसते हुए चिढ़ाया। तो तुम क्या खाना चाहते हो? तुम वेटिकन सिटी में किसी भी रेस्तरां का चयन कर सकते हो। अर्पिता खुशियों के मामलों में उच्च मनोबल में थी, इसलिए उसकी बातें थोड़ी अधिक हटी थीं। छोड़ो,
चलो चाय पीते हैं, बाद में मुझे पता देना। मयंक ने फोन काट दिया और एक नए सूट में बदल गया। फिर उसने फरारी एंजो चलाई और उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने अर्पिता से मिलने का वादा किया था। जैसे ही वह एक धुन गुनगुनाते हुए रास्ते के दृश्य का आनंद ले रहा था, सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर से उसके मन में गूंज उठी। नया खजाने की खोज मिशन पाया गया, इंपीरियल ग्रीन कच्चा जेड पत्थर। सिस्टम नेविगेशन सक्रिय किया गया। कृपया वर्तमान सड़क पर ड्राइव करें और 100 मीटर बाद दाएं मुड़ें। मयंक स्टन रह गया। क्या ये नए खजाने की खोज मिशन था? उसने तुरंत अर्पिता को एक संदेश भेजा जिसमें कहा कि वह रास्ते में कुछ परेशानी में पड़ गया है और थोड़ी देर से आएगा। फिर उसने सिस्टम के नेविगेशन द्वारा प्रदान किए गए मार्ग का पालन किया और दिशा बदल दी। मयंक ने सिस्टम के नेविगेशन का पालन किया। लगभग आधे घंटे बाद कार एक निर्माण स्थल में पहुंची। काम में व्यस्त श्रमिकों ने देखा कि एक बेहद कूल स्पोर्ट्स कार अंदर आ रही है। वे सभी अपना काम छोड़कर आश्चर्य से उसे देखने लगे। जो लोग समाज के निचले स्तर पर रहते थे, उन्होंने केवल इस स्तर की स्पोर्ट्स कार को टीवी पर देखा था। उन्हें वास्तविकता में इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। सड़क पर गड्ढों के कारण स्पोर्ट्स कार आगे नहीं बढ़ सकी। मयंक के पास अपनी कार को निर्माण स्थल के बाहर पार्क करने और सिस्टम के नेविगेशन के अनुसार चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वह कुचले हुए पत्थरों के एक ढेर के सामने पहुंचा। नेविगेशन पूरा। क्या कच्चा जेड पत्थर वास्तव में इस कुचले हुए पत्थरों के ढेर में था? पत्थरों के छोटे पहाड़ को देखकर उसने पीछे हटने का सोचा। हालांकि अमूल्य इंपीरियल ग्रीन कच्चा जेड पत्थर के विचार से उसने दांत पीसते हुए अपने पैरों को ठोका और पत्थरों के ढेर पर चढ़ गया। खोज शुरू की। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिक सभी मयंक को अचंभित नजरों से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह अमीर आदमी अचानक पत्थर क्यों हिला रहा है। उन्हें नहीं पता था और वे पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार मयंक एक कॉलेज का छात्र था जो व्यायाम नहीं करता था। वह थोड़ी देर काम करने के बाद थक गया और रुकना पड़ा। फिर उसने कुछ दूर पर खड़े कुछ श्रमिकों की ओर इशारा किया। मुझे चीजें हिलाने में मदद करो। जब तुम खत्म करोगे तो मैं तुम्हें 11,000 दूंगा। जब श्रमिकों ने सुना कि उसे मदद की जरूरत है तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मना करने की कोशिश की। आखिरकार उनके सामने एक अमीर आदमी को कुत्ते की तरह काम करते देखना भी एक सुखद अनुभव था। हालांकि जब उन्होंने सुना कि 11,000 का इनाम है तो वे शो देखने की परवाह नहीं कर सके और तुरंत दौड़ पड़े। वे निर्माण स्थल पर काम करते थे और केवल 2,200 रुपये प्रतिदिन कमाते थे। अब वे केवल एक ढेर पत्थर को हिलाकर 11,000 कमा सकते थे। ये तो बस आसमान से गिरी हुई मिठाई थी। ये कहना होगा कि हर क्षेत्र में विशेषताएं होती हैं। इन श्रमिकों की पत्थर हिलाने की गति मयंक से कई गुना तेज थी। बस थोड़ी देर में आधे से अधिक पत्थर हटा दिए गए थे। इसी समय मयंक ने अचानक देखा कि एक श्रमिक एक काले पत्थर को उठाए हुए है। वह श्रमिक अभी भी बड़बड़ा रहा था, ये पत्थर कितना बेशर्म भारी है। मयंक बिना एक पल की देरी किए दौड़ा और उसके हाथ से पत्थर छीन लिया। उसने इसे करीब से देखने से पहले फिर से सिस्टम की नोटिफिकेशन उसकी कान में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने खजाने की खोज नेविगेशन पूरा किया। आपको एक अतिरिक्त सिस्टम इनाम मिला है, वेटिकन हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के सभी शेयर 68 करोड़ के साथ। मयंक तुरंत खुशी से भर गया। वह इसे देखने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे कच्चा जेड पत्थर अपनी ट्रंक में डाल दिया। फिर उसने एक नकद की एक ढेर निकाली और बिना गिनती किए श्रमिकों को फेंक दिया। फिर वह अपनी फरारी में चला गया। कुछ लोग एक स्थिति में रह गए। वे अमीरों की दुनिया को नहीं समझते थे। एलिप्सिस। मयंक चाय के कमरे में गया और उस निजी कमरे को पाया जिसे अर्पिता ने बुक किया था। उसने देखा कि वह धीरे धीरे चाय पी रही है। मयंक के आने पर वह जल्दी से उसके पास आई और उत्साह से बोली, मयंक, मैंने आज 15 लाख कमाए, पूरे 15 लाख। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने आधे दिन में इतनी अधिक राशि कमाई है। क्या ये सिर्फ 15 लाख नहीं है? क्या तुम्हें इतना उत्साहित होना चाहिए? मयंक शांति से उसके सामने बैठा और अपने लिए चाय का एक कप डाला। बिल्कुल, ये तुम्हारे जैसे बड़े टाइकून की तुलना में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के लिए ये एक बड़ी राशि है। जब अर्पिता ने देखा कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं है तो उसे बोरियत महसूस हुई। यह कुछ नहीं है, भविष्य में पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मौके होंगे, मयंक ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या तुम्हारे पास अंदरूनी जानकारी है? अर्पिता की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये एक रहस्य है, मयंक ने जानबूझकर पहेली बनाई। अगर तुम इसे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। किसी भी मामले में मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे छोड़ने का मत सोचना, हंस। अर्पिता की आवाज में एक हल्का सा चिड़ापन था। इसने मयंक का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महिला बहुत आकर्षक थी।
क्या ये अधिकारियों के लिए एक परीक्षा नहीं थी? सच सच बताओ, तुम्हारे पास अब कितने पैसे हैं? अर्पिता ने अपने बड़े, पानी भरी आंखों के साथ मयंक को जिज्ञासा से देखा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। वह 34 करोड़ मेरी सारी संपत्ति है। मयंक ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। सच में? अर्पिता को विश्वास नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच है। क्या मैं ऐसा व्यक्ति लग रहा हूँ जो झूठ बोलता है? मयंक की नज़रें अत्यंत ईमानदार थीं। तभी उसका फोन अचानक 2 बार वाइब्रेट हुआ। एक बैंक संदेश और एक वीचैट संदेश लगभग एक साथ पॉप अप हुआ। आपके बैंक कार्ड का अंत 1263550 करोड़ का ट्रांसफर प्राप्त हुआ है। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। अर्पिता, जो चाय पी रही थी, ने उसके चेहरे पर उंडेल दिया। साथ ही चाय का पानी उसके सीने पर गिर गया। मुझे खेद है। जब उसने महसूस किया कि उसने अपनी संयम खो दी है, तो उसने जल्दी से मयंक के चेहरे से पानी पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम जल गई, है ना? मयंक ने भी जल्दी से एक टिश्यू निकाला और उसके सीने पर पानी के धब्बे पोंछने में मदद की। फिर चाय के कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पत्थर की तरह खड़े रहे। काफी समय बाद अर्पिता सबसे पहले अपनी चौक से बाहर निकली। उसने जल्दी से उसे धक्का दिया और अपनी सीट पर लौट गई। मयंक ने भी असहजता से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने अपने अंगूठे को चुपचाप रगड़ लिया। चाय लो, मुझे भूख नहीं है। कुछ मिठाई लो, मुझे प्यास नहीं है। क्वोट एलिप्सिस क्वोट। अभी हाल ही में हुई शर्मनाक घटना के बाद दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब था। इस समय मयंक का फोन अचानक बज उठा। वह राहत महसूस करते हुए जल्दी से फोन उठाया। हेलो श्री मयंक, आपकी पेंटिंग द गर्ल इन ए रेड हैट 62.425 करोड़ में बेची गई है। यह आपके बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दी गई है। क्या आपने इसे प्राप्त किया? अर्पिता ने कॉल की सामग्री को धुंधला सुन लिया। फिर उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। एक पेंटिंग 62.425 करोड़ में नीलाम हुई। ये कॉल सोथबी की नीलामी हाउस के जनरल मैनेजर रॉबर्ट शेख से थी। मैंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद मैनेजर रॉबर्ट, मयंक ने तुरंत जवाब दिया। श्री मयंक, आप बहुत विनम्र हैं। आपने इस बार मुझे एक बड़ा एहसान किया है। अगर आपकी पेंटिंग नहीं होती तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाता। आप बहुत दयालु हैं मैनेजर रॉबर्ट। मुझे अभी भी इस पेंटिंग के लिए धन्यवाद देना है कि यह इतनी ऊंची कीमत पर बेची गई। ठीक है, चलो इतना औपचारिक मत बनो। इस बार हम दोस्त हैं। अगर भविष्य में मुझे आपकी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बताना। क्या संयोग है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मयंक ने अचानक कुछ सोचकर जल्दी से कहा। आगे बढ़ो, रॉबर्ट शेख ने जल्दी से सहमति दी। ठीक है, मेरे पास एक कच्चा जैद है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई चैनल है? मयंक का रवैया बहुत ईमानदार था। है, मुझे लगा कि ये कुछ बड़ा है। ये तो एक छोटी सी बात है। रॉबर्ट शेख की आवाज़ थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया। मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने वेटिकन में एक पत्थर जुआ दुकान खोली है। मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा तो तुम सीधे उसके पास जा सकते हो। फिर उसने मयंक को एक पता भेजा। धन्यवाद मैनेजर रॉबर्ट। मयंक ने रॉबर्ट शेख के साथ थोड़ी देर और बातचीत की, फिर फोन काट दिया। जो अर्पिता चुपचाप सुन रही थी, उसने पूछा, तुम्हारे इस मैनेजर रॉबर्ट से तुम किस बारे में बात कर रहे थे? मयंक ने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। सोथबी की नीलामी हाउस के रॉबर्ट शेख। रॉबर्ट शेख। अर्पिता स्टन रह गई। क्या वह बहुत प्रसिद्ध है? मयंक ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और हंसना चाहा। वह केवल प्रसिद्ध नहीं है, वह व्यापार जगत में एक किंवदंती है। उसके कई व्यापार मामलों को व्यापार पाठ्यपुस्तकों में लिखा गया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम उसे जानते हो। लगता है कि मुझे तुम्हें एक नए नजरिए से देखना होगा। अर्पिता की नज़रें मयंक की ओर जिज्ञासा से भरी थीं। वह सच में इस पड़ोसी लड़के को नहीं समझ पा रही थी जिसे उसने बड़े होते देखा था। इस लड़के ने क्या अनुभव किया है? इतनी कम समय में इतनी बड़ी बदलाव कैसे हो सकता है? मयंक को उसकी नज़रों से थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने केवल रॉबर्ट शेख को जाना था। क्या इसके लिए इतना होना चाहिए? एलिप्सिस। दोनों ने दोपहर की चाय पी। चूंकि अर्पिता को अभी भी काम करना था, वह पहले कंपनी लौट गई। इस बीच मयंक ने कच्चा जैद पत्थर उस पत्थर जुआ दुकान में ले जाया जिसे रॉबर्ट शेख ने बताया था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने सामने के दृश्य को देखकर तुरंत चकित रह गया। पत्थर जुआ दुकान कम से कम 10,000 वर्ग मीटर थी। बाजार में स्टॉल भरे हुए थे। स्टॉल पर विभिन्न आकारों के कच्चे पत्थरों के ढेर थे। पत्थर जुआ दुकान में भारी भीड़ थी और यह एक गीले बाजार की तरह शोरगुल भरा था। आखिरकार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। अरे मुझे मरने दो, मैंने अपने परिवार की सारी दौलत खो दी है और अब सब कुछ चला गया है। मेरे जीने का क्या मतलब है?
जैसे ही मयंक बाजार में प्रवेश करता है, वह एक मध्यम आयु के आदमी को देखता है जो बेतरतीब बाल और गंदे चेहरे के साथ दर्द में चिल्ला रहा है। लेकिन जल्द ही उस आदमी को सुरक्षा गार्डों द्वारा बाहर ले जाया गया। वह दूर से उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुन सकता था। सच में, पत्थर जुआ एक स्वर्ग और नरक की तरह होता है। कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं अगर वे दांव जीतते हैं। उनके पास लग्जरी कारें, खूबसूरत महिलाएं, विला और सब कुछ होता है। और जो दांव हारते हैं, वे शायद दिवालिया हो जाते हैं। आखिरकार, जुए में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। कोई भी एक्स-रे आंखें नहीं होती जो पत्थर के अंदर क्या है देख सकें। उन्हें केवल अपनी किस्मत पर दांव लगाना होता है। मयंक ने सिर हिलाया और रॉबर्ट द्वारा बताए गए दोस्त को कॉल करने वाला था। इस समय सिस्टम की आवाज अचानक उसके मन में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने सिस्टम की गहरी नेविगेशन फंक्शन को सक्रिय किया है। यह फंक्शन 1 मीटर के दायरे में छिपे खजाने को स्वचालित रूप से स्कैन करेगा। इस फंक्शन को अनलॉक करने में 10 लाख का खर्च आएगा। क्या आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं? मयंक ने सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनकर एक पल के लिए चकित रह गया। क्या इसे इस तरह खेला जा सकता है? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत पुष्टि का चयन किया। ये केवल 10 लाख था। अब उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। सिस्टम की गहरी नेविगेशन फंक्शन सक्रिय। सिस्टम की नोटिफिकेशन के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सिस्टम ने वास्तव में उन कच्चे रत्नों को चिन्हित किया जो सतह पर काले थे और जिनका कोई संकेत नहीं था। सामान्य पत्थर, मूल्य 0। चिपचिपा प्रकार का जेड, लगभग 1.2 किलोग्राम, लगभग 2 लाख रुपये का। बर्फ का प्रकार का जेड, लगभग 0.7 किलोग्राम। प्रत्येक कच्चे पत्थर की जानकारी विस्तार से सूचीबद्ध थी। मयंक का दिल तुरंत 2 बार धड़क उठा। ये तो बस सोने के पहाड़ थे। इसके अलावा ये वह प्रकार था जिसे वह अपनी मर्जी से उठा सकता था। फिर यहाँ समस्या आई। चूंकि गहरी नेविगेशन प्रणाली कच्चे पत्थर की जानकारी प्रदर्शित कर सकती थी, क्या ये किसी व्यक्ति की जानकारी भी प्रदर्शित कर सकती थी? उदाहरण के लिए, वह किस रंग का अंडरवियर पहन रही थी? उसका आकार क्या था? किस शैली का था? इस समय एक महिला स्टाफ सदस्य पत्थर जुआ दुकान से आई। सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मयंक ने उसे देखा और निराशा में साइड किया। ऐसा लगता है कि यह गहरी नेविगेशन केवल खजाने की खोज के लिए उपयोगी थी। यह मानवों के खिलाफ अप्रभावी थी। कोई जरूरत नहीं, मैं बस चारों ओर देख रहा हूँ। मयंक ने उसकी अच्छी नीयत को ठुकरा दिया। वह एक स्टॉल पर गया और कुछ कच्चे जेड पत्थरों को उठाया। मैं ये लूंगा। फिर वह एक और स्टॉल पर गया। वह और वह, मैं सब ले लूंगा। बस इस तरह वह विभिन्न स्टॉलों के बीच घूमता रहा। उसका अजीब व्यवहार तुरंत पत्थर जुआ दुकान में कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या यह आदमी कच्चे पत्थर खरीदने आया है या सब्जियां? यह आदमी सच में बहुत पैसे वाला मूर्ख है। बिल्कुल सही, कोई कच्चे पत्थर इस तरह कैसे खरीद सकता है? क्या ये पैसे बर्बाद करने जैसा नहीं है? पत्थरों की जुए में बहुत ज्ञान छिपा होता है। एक नौसिखिया इसे कैसे समझ सकता है? चलो देखते हैं। बाद में इसके पास रोने की भी जगह नहीं बचेगी। पत्थर जुए के अड्डे के पुराने खिलाड़ियों ने ये सब देखकर मयंक के कार्यों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन मयंक ने इसकी परवाह नहीं की। उसने एक के बाद एक 9 कच्चे पत्थर चुन लिए। उसने आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि वहां अभी भी बहुत सारे मूल्यवान कच्चे पत्थर थे जिन्हें वह गहरी नेविगेशन की मदद से देख सकता था, लेकिन या तो उनका रंग अच्छा नहीं था या फिर उनमें सामग्री बहुत कम थी। हालांकि वह कुछ पैसे कमा सकता था, लेकिन यह उसके समय के लायक नहीं था। इस समय शो देखने वाले लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाई, क्या तुम जो पत्थर खरीदे हो उन्हें काटकर हम सबको दिखा सकते हो? हाँ, मैंने कभी किसी को इस तरह कच्चे पत्थर खरीदते नहीं देखा। ये भाई सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसा मत कहो, इसे कहते हैं जाल फेंक कर मछली पकड़ना। क्या पता अंधी गिलहरी को भी मुर्गा मिल जाए। हे, अगर उसने इन पत्थरों में से कुछ निकाल लिया तो मैं यहाँ के सारे पत्थर खा जाऊंगा। सबकी बातें सुनकर मयंक केवल मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं तुम्हें अनुभव करने दूंगा। ये कहकर मयंक ने स्टाफ से कहा कि वे उसके पत्थरों को काटने की जगह पर ले जाएं। चलो, सच में गुस्सा हो गया। क्या तुम सच में खुद को जेड मास्टर समझते हो? भीड़ हंसते हुए उनके पीछे चल पड़ी। इसी समय पास के एक कच्चे पत्थर के स्टॉल पर एक सफेद पोशाक वाली महिला जो कच्चे पत्थर चुन रही थी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका सुंदर चेहरा उलझन से भरा था। अंकल शेरॉन, वहां क्या हो रहा है? महिला के पीछे एक बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, शायद कोई पत्थर काटने जा रहा है ना? महिला को अचानक बहुत उत्सुकता हुई। चलो देखने चलते हैं। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर तुरंत उसका पीछा किया।
उसकी तेज आंखें आसपास की हलचल पर लगी हुई थीं। वह एक बाज की तरह था। मयंक ने स्टाफ से कहा कि वे कच्चे पत्थरों को काटने की जगह पर ले जाएं। फिर उसने सबसे साधारण सा पत्थर चुना और उस पर मार्कर से निशान लगाया। उसके बाद उसे पत्थर काटने वाले मास्टर को सौंप दिया। जिस निशान पर मैंने लाइन खींची है उसके अनुसार काटो। मास्टर ने सिर हिलाया और आह भरते हुए पत्थर को मशीन में रख दिया। जाहिर है वह मयंक द्वारा चुने गए पत्थरों को लेकर आशावादी नहीं था। हालांकि पेशेवर नैतिकता के कारण उसने मशीन शुरू की। कर्कश कर्कश कर्कश, पहियों और पत्थरों के रगड़ने की तीखी आवाज गूंज उठी। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। वे सभी ये देखना चाहते थे कि पत्थर टूटने के बाद इस फिजूल खर्च के चेहरे पर कैसी मजेदार अभिव्यक्ति आती है। तभी उन्होंने अचानक पत्थर काटने वाले की आश्चर्यचकित आवाज सुनी। क्या ये निकल आया? उसकी आवाज में अविश्वास का स्वर था। ये सुनकर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये निकल आया? ये कैसे संभव था? क्या इस लड़के ने जो कुछ पत्थर बेतरतीब ढंग से चुने थे उनमें से कुछ निकल सकता था? तुरंत कुछ अधीर लोग जल्दी से वहां गए और जांच की। फिर उन्होंने पत्थर की दरारों से बहते हुए एक मनमोहक हरे रंग को देखा। क्या इसमें सच में कुछ है? उनमें से कुछ ने मुड़कर मयंक की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। मयंक का चेहरा बहुत शांत था। उसने केवल पत्थर काटने वाले की ओर सिर हिलाया। जारी रखो। पत्थर काटने वाले ने जल्दी से अपने आश्चर्य को छुपाया और काटना जारी रखा। जल्द ही उसने पत्थर को काटकर निकाल लिया। उसने इसे बाहर निकाल कर देखा। एक मन को छू लेने वाला हरा रंग ये सबके सामने प्रस्तुत था। भीड़ में खड़ी सफेद पोशाक वाली महिला की आंखें भी चमक उठीं। अरे ये सच में बढ़ गया। और यह मुलायम प्रकार का है। इतने बड़े टुकड़े की कीमत कम से कम कुछ लाख रुपये होगी, है ना? ये लड़का सच में भाग्यशाली है। उसने बेतरतीब ढंग से कुछ पत्थर चुने और जीत गया। कौन था जिसने कहा था कि अगर ये जीत गया तो वह यहाँ के सारे पत्थर खा जाएगा? ये तो बस एक अंधी गिलहरी है जिसे भाग्य से मुर्गा मिल गया। अगर वह इतना ही काबिल है तो उसे एक और पत्थर चुनने दो। अगर इस बार फिर से जीत गया तो जो नहीं खाएगा वह कमीना है। मयंक ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने पत्थर को लिया और देखा, फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। ये कचरा फेंकने जैसा था। फिर उसने कच्चे पत्थरों के ढेर से एक टुकड़ा चुना, उस पर निशान लगाया और मास्टर को सौंप दिया। जारी रखो। हालांकि पत्थर काटने वाले ने मयंक के प्रति एक नए स्तर का सम्मान महसूस किया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि मयंक लगातार 2 पत्थरों में जीत सकता है। कोई भी 2 बार लगातार भाग्यशाली कैसे हो सकता है? हालांकि उसने ऐसा सोचा, फिर भी उसने मशीन चालू रखी। कर्कश कर्कश कर्कश, पहिया फिर से चलने लगा। पहिया ने 1 इंच से भी कम काटा था कि अचानक एक चमकदार हरा रंग बाहर निकल आया। पत्थर काटने वाले के हाथ कांप गए और उसने लगभग पत्थर को काट ही दिया। क्या ये फिर से बढ़ गया? उसकी आवाज पहले से ही कांप रही थी। हालांकि ये सब पर मौजूद लोगों पर प्रभाव कम नहीं हुआ। ये फिर से बढ़ गया। भीड़ ने आगे बढ़कर देखा। तभी पत्थर काटने वाले ने कांपते हाथों से पत्थर को मशीन से निकाला। आइस टाइप, ये तो आइस टाइप है। ये पिछले मुलायम प्रकार से कहीं बेहतर है। इस लड़के का भाग्य बहुत ही आकाश को छूने वाला है ना? मैं कुछ सालों से पत्थरों की जुए खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आइस टाइप नहीं जीता। हाँ, आसमान अंधा हो गया है। भीड़ तुरंत हंगामे में फंस गई। कुछ ईर्ष्यालु और जलन भरे लोग थे। उनमें से ज्यादातर नफरत से भरे हुए थे। इतने सालों से पत्थरों की जुए खेलने के बाद भी वे एक युवक जितने भाग्यशाली क्यों नहीं थे? सफेद पोशाक वाली महिला ने भी मयंक को आश्चर्य से देखा। हालांकि उसने पत्थरों की जुए ज्यादा समय तक नहीं खेली थी, लेकिन वह जानती थी कि लगातार 2 पत्थरों में जीतने की संभावना कितनी कम होती है। क्या ये भाग्य था या कौशल? मयंक का चेहरा अभी भी बहुत शांत था। उसने तीसरा कच्चा पत्थर पत्थर काटने वाले को सौंप दिया। जारी रखो। इस समय तक पत्थर काटने वाले ने मयंक को हल्के में लेना बंद कर दिया था। क्या मजाक कर रहे हो? उसे भाग्य पर विश्वास नहीं था। लगातार 2 कच्चे पत्थरों में जीतने के लिए ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसके सामने खड़ा युवक कुछ काबिलियत रखता है। पत्थर को सावधानी से लेने के बाद मास्टर ने फिर से मशीन चालू की। कर्कश कर्कश, इस बार पत्थर काटने वाले ने कोई आश्चर्य की आवाज नहीं निकाली। आसपास की भीड़ ने एक दूसरे को देखा। इसका क्या मतलब था? क्या ये इस बार हल हो गया? सभी ने राहत की सांस ली। अगर यह लड़का और जीतता रहता तो वे सच में मरना चाहते थे। हालांकि वे जश्न मनाने से पहले ही उन्होंने देखा कि मास्टर ने पत्थर को मशीन से निकाल लिया। एक हरा रंग जो पिछले 2 टुकड़ों से भी ज्यादा चमकदार था, सबके सामने प्रकट हुआ। ग्लास टाइप। देखने वालों की भीड़ बिजली के झटके से स्तब्ध हो गई और वे सभी वहीं ठिठक गए। ग्लास टाइप वाला जेड बहुत दुर्लभ होता है।
कई पुराने खिलाड़ी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पत्थरों की जुए खेली है, उन्होंने कभी नहीं जीता। और यह युवक, जिस पर वे अभी तक हंस रहे थे, उसने लगातार 3 पत्थरों में जीत लिया। इसके अलावा तीसरा पत्थर एक दुर्लभ ग्लास टाइप था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? सफेद पोशाक वाली महिला ने पीछे मुड़कर बूढ़े आदमी को देखा। अंकल शेरॉन, आप क्या सोचते हैं? जिस बूढ़े आदमी को अंकल शेरॉन कहा जाता था, उसने मयंक को तीखी नजर से देखा। ये लड़का साधारण नहीं है। सफेद पोशाक वाली महिला मुस्कुराए। ये पहली बार था जब उसने अंकल शेरॉन को किसी युवक की इतनी प्रशंसा करते सुना था। लगता है कि यह व्यक्ति वाकई दिलचस्प है। हालांकि जो बात सबको स्तब्ध करने वाली थी, वह अभी खत्म नहीं हुई थी। चौथा पत्थर बढ़ गया, 5वां पत्थर बढ़ गया, 6ठा पत्थर फिर से बढ़ गया। एलिप्सिस। बहुत जल्द मयंक के 9 कच्चे पत्थर पूरी तरह से काटे गए। उन सभी में से एक पत्थर निकला, बिना किसी अपवाद के। अब यहां तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था। ये युवक कोई फिजूल खर्च नहीं था, वह एक सच्चा मास्टर था। नहीं, वह एक मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वह कुछ नहीं करता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह करता तो ये निश्चित रूप से बढ़ जाता। ये सच में पत्थर को सोने में बदलने जैसा था। जब सभी ने मयंक को फिर से देखा तो उनकी आंखों में प्रशंसा भर गई। सफेद पोशाक वाली महिला ने सोचा और मयंक की ओर बढ़ी। नमस्ते सर, मेरा नाम रुचिका है, क्या मैं आपको जान सकती हूँ? मयंक एक पल के लिए चौंका और जवाब देने ही वाला था। तभी एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी तेजी से आगे बढ़ा। नमस्ते, क्या आप श्री मयंक हैं? मैं मैनेजर रॉबर्ट का दोस्त सोनू हूँ। मयंक ने रुचिका को अनदेखा करते हुए तुरंत सोनू से हाथ मिलाया। नमस्ते श्री सोनू, मैनेजर रॉबर्ट ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, है ना? सोनू ने तुरंत सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि श्री मयंक के पास एक कच्चा पत्थर है जिसे वे बेचना चाहते हैं। आप रॉबर्ट के दोस्त हैं, तो आप मेरे भी दोस्त हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मयंक ने हल्के से मुस्कुराया। श्री सोनू, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं वह कच्चा पत्थर लेकर आता हूं। वह मुड़ा और पत्थर काटने की जगह से बाहर चला गया। रुचिका, जिसे अभी तक अनदेखा किया गया था, ने ये देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये पहली बार था जब उसने किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती करने की पहल की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे अनदेखा कर देगा। यह आदमी, वह सच में दिखावा कर रहा था। जल्द ही मयंक निर्माण स्थल पर मिले जैद का टुकड़ा लेकर वापस आया। फिर उसने उस पर एक मार्कर से लाइन खींची। उसके बाद उसने इसे सावधानी से पत्थर काटने वाले मास्टर को सौंप दिया और बार बार याद दिलाया, काटते समय सावधान रहना। पत्थर काटने वाले पर अचानक एक पहाड़ जैसा दबाव आ गया। जब वह पहले कच्चे पत्थरों के ढेर को काट रहा था तो दूसरे पक्ष ने उसे इतनी सावधानी से काटने के लिए नहीं कहा था। हालांकि उसने केवल इस कच्चे पत्थर को इतना महत्व दिया। क्या इस पत्थर में कुछ खास था? देखने वालों की भीड़ और भी उत्सुक हो गई। पत्थर काटने वाले ने गहरी सांस ली और पत्थर को मशीन पर लगाया। फिर उसने पहिया चालू किया। कर्कश कर्कश, पत्थर को काटने की आवाज फिर से सुनाई दी। सभी ने सांस रोककर उत्सुकता से देखा। कड़ाक, पहली कटाई पूरी हुई। पत्थर काटने वाला वहीं स्तब्ध हो गया, मानो वह पत्थर का बना हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या हुआ? क्यों रुक गए? मास्टर, क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। अरे, मैं चिंता से मर रहा हूँ। सच बताओ। क्वोट एलिप्सिस क्वोट। ये देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सभी ने उसे जल्दी करने के लिए कहा। कुछ देर बाद मास्टर को होश आया। फिर उसने कांपते हाथों से खुले हुए पत्थर को निकाला और उसे ऊपर उठाया, मानो वह तीर्थयात्रा कर रहा हो। इंपीरियल ग्रीन। मैंने सच में इंपीरियल ग्रीन निकाल लिया। उसकी उत्तेजित आवाज गूंज उठी। पूरी पत्थर काटने की जगह अचानक शांत हो गई। सभी की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए और वे पत्थर को देखकर स्तब्ध हो गए। हरा रंग इतना मनमोहक था। यह दुनिया का सबसे सुंदर रंग था। यह इतना सुंदर था कि यह आत्मा को छू लेता था। इसमें एक घातक जादू था। कोई भी इसमें खो सकता था। रुचिका भी इस दृश्य से स्तब्ध हो गई। इंपीरियल ग्रीन, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह जैद का राजा था। इसे पन्ना भी कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर यह उंगली के नाखून के आकार का होता तो भी ये परिवार की विरासत बन सकता था। उनके सामने रखा पत्थर शायद कुछ किलोग्राम का था। इंपीरियल ग्रीन के सामने सभी जैद शौचालय के पत्थरों की तरह थे। ये तुरंत अपनी चमक खो बैठा। यहाँ तक कि मयंक खुद भी इस इंपीरियल ग्रीन से गहराई से प्रभावित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंपीरियल ग्रीन इतना चमकदार होगा। ये चकाचौंध करने वाला था। सोनू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने तुरंत मयंक का हाथ पकड़ लिया। श्री मयंक, आपको ये पत्थर मुझे बेचना ही होगा। मैं इसे 60 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। फुस फुस,
जैसे ही उसने ये कहा, पूरी पत्थर काटने की जगह हंगामे में फंस गई। 60 करोड़ रुपये, एक पत्थर ने उसे इतना पैसा कमा दिया जो वह कई जन्मों तक भी खर्च नहीं कर सकता था। ये सच में लोगों को ईर्ष्या से पागल कर देने वाला था। मयंक ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। माफ करना, लेकिन मैं ये पत्थर नहीं बेचना चाहता। जब सोनू ने सुना कि मयंक इसे नहीं बेचना चाहता, तो वह चिंतित हो गया। श्री मयंक, क्या आप मेरे द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट नहीं हैं? आप अपनी कीमत बता सकते हैं, मैं मोलभाव नहीं करूंगा। मयंक ने सिर हिलाया। ये पैसे के बारे में नहीं है, मैंने बस अपना मन बदल लिया है। सोनू थोड़ा निराश हुआ और कुछ नहीं बोला। चूंकि दूसरा पक्ष रॉबर्ट शेख जैसे स्तर के व्यक्ति को जानता था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। वास्तव में वह इतने छोटे से पैसे की परवाह नहीं करेगा। मयंक ने थोड़ा खेद महसूस किया। मेरे पास अभी भी कच्चे पत्थरों का एक ढेर है। अगर श्री सोनू को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया उन्हें स्वीकार करें। आप मुझे कोई भी कीमत दे सकते हैं। सोनू का दुख खुशी में बदल गया। भले ही कच्चे पत्थरों के ढेर को एक साथ जोड़ दिया जाए, फिर भी वे इस इंपीरियल ग्रीन के टुकड़े के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। हालांकि वे अभी भी दुर्लभ अच्छी सामग्री थे। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया, ये 3 करोड़ से अधिक का था। सोनू ने तुरंत मयंक को पैसे ट्रांसफर कर दिए। मयंक इससे बहुत संतुष्ट था। नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड करने और कच्चे पत्थरों की खरीद की लागत को घटाने के बाद उसने 1 करोड़ से अधिक कमाया था। तभी रुचिका को फिर से आगे बढ़ने का मौका मिला। श्री मयंक, क्या अब हम बात कर सकते हैं? मयंक ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या आपको कुछ कहना है? रुचिका ने अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मुझे हाल ही में पत्थरों की जुए में बहुत दिलचस्पी हो गई है। क्या मैं श्री मयंक से पत्थरों की जुए के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ? ये सुनकर मयंक ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। माफ करना, आज मेरा पहला दिन है, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। वह सच कह रहा था। जिस कारण से वह लगातार जीतता रहा, वह पूरी तरह से सिस्टम के निर्देशों के कारण था। वास्तव में उसे पत्थरों की जुए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि रुचिका के कानों में इन शब्दों का एक अलग अर्थ था। यह आदमी स्पष्ट रूप से उसे टाल रहा था। लगातार इतने सारे कच्चे पत्थरों में जीतने के लिए, और फिर भी ये कहने की हिम्मत करना कि यह उसका पहला दिन है। वह किसको बेवकूफ़ बना रहा था? ये पहली बार था जब उसे अपने जीवन में एक लड़के द्वारा ठुकराया गया था। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मयंक ने उसे यह मौका नहीं दिया। वह इंपीरियल ग्रीन का पत्थर लेकर चला गया। रुचिका ने उसकी पीठ को देखा और उसकी आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। इस समय अंकल शेरॉन, जो उसके पीछे चल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। मिस, क्या आपको चाहिए कि मैं उसकी पृष्ठभूमि की जांच करूं? रुचिका ने एक पल के लिए सोचा और अंत में सिर हिलाया। ये कितना उबाऊ होगा। अगर मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूं तो मैं खुद ही उसकी जांच करूंगी। अंकल शेरॉन ने असहायता से आह भरी। उनकी युवा मिस हर चीज में अच्छी थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा उत्सुक थी। क्या वह नहीं जानती थी कि किसी आदमी के बारे में उत्सुक होना खतरनाक हो सकता है? अलिप्सस। मयंक ने कच्चे जैद के पत्थर को ट्रंक में रखा और कार शुरू करने ही वाला था। तभी उसे हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट से एक कॉल आई, जिसमें उसे हैंडओवर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। तभी मयंक को याद आया कि आज खजाने की खोज मिशन पूरा करने के बाद सिस्टम ने उसे एक हॉलिडे रिजॉर्ट इनाम में दिया था। उसने तुरंत कार शुरू की और रिजॉर्ट बेस की ओर चल पड़ा। वास्तव में उसने इस हॉलिडे रिजॉर्ट बेस के बारे में पहले सुना था। कहा जाता था कि ये जगह बहुत शानदार थी और यहाँ खर्च करने वाले सभी 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले अमीर लोग थे। पहले उसने स्वाभाविक रूप से ऐसी विलासिता की उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह वास्तव में इस जगह का मालिक बन जाएगा। जब मयंक हॉलिडे बेस पहुंचा तो उसने बेस के उच्च अधिकारियों को प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करते देखा। उसके आगमन को देखकर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो काफी गंभीर दिख रहा था, ने उसका स्वागत किया। क्या आप श्री मयंक हैं? मैं हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट का चेयरमैन पवन त्यागी हूँ। मयंक ने उनसे विनम्रता से हाथ मिलाया। नमस्ते चेयरमैन पवन, क्या आपने हैंडओवर के लिए दस्तावेज तैयार कर लिए हैं? पवन त्यागी ने तुरंत सिर हिलाया। सब तैयार है, हम सिर्फ श्री मयंक के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं। मयंक ने और कुछ नहीं कहा। वह सीधे उच्च अधिकारियों के एक समूह द्वारा कार्यालय भवन में ले जाया गया। उसे इस तरह के हैंडओवर कार्य से पहले ही परिचित हो चुका था। सभी हैंडओवर कार्य को पूरा करने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। पवन त्यागी ने राहत की सांस लेते हुए खड़े होकर कहा, बधाई हो श्री मयंक, अब से आप इस हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के मालिक हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने अधीनस्थ से एक काला कार्ड निकाला। ये हमारे हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बेस का सुपर वीआईपी कार्ड है, नंबर 001 है। कृपया इसे स्वीकार करें।
मयंक ने उत्सुकता से काले कार्ड को लिया। ये वीआईपी कार्ड क्या कर सकता है? पवन त्यागी ने जल्दी से समझाया, हमारे रिजॉर्ट में एक प्रसिद्ध स्वर्गीय झील है। केवल इस सुपर वीआईपी कार्ड वाले लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। मयंक की रुचि तुरंत बढ़ गई। इस तरह के कितने कार्ड हैं? पवन त्यागी ने 3 उंगलियां उठाईं और कहा, अभी केवल 3 हैं। अन्य 2 वेटिकन सिटी के 2 बड़े लोगों को दिए गए हैं। मयंक की रुचि बढ़ गई। तो मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। पवन त्यागी ने जल्दी से कहा, मैंने आपके लिए रात का खाना तैयार कर लिया है चेयरमैन मयंक। क्या हम खाने के बाद चलेंगे? मयंक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। खाने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे कि क्या कोई और मौका मिलता है। उसकी जिद देखकर पवन त्यागी ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे द्वार तक छोड़ा। मयंक अकेले बेस के चारों ओर घूमा, दृश्यों की प्रशंसा करते हुए। ये हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक था। दृश्य बहुत सुखद थे। यहाँ आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। तभी उसने अचानक अपने सामने बड़ी भीड़ देखी। समय समय पर भीड़ में कुछ झगड़े हो रहे थे। क्या कोई विवाद हो सकता है? मयंक उत्सुक हो गया और वह वहां चला गया। फिर उसने भीड़ में एक परिचित चेहरा देखा। क्या ये मोनिका नहीं थी? मयंक ने यहाँ मोनिका से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसके पीछे एक फिल्म क्रू था जो फिल्मांकन के उपकरणों को पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ शूटिंग करने आए हैं। हालांकि उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक दाढ़ी वाले मध्यवर्गीय आदमी जो निर्देशक की तरह लग रहा था, रिजॉर्ट के स्टाफ के साथ बहस कर रहा था। आपको कितने पैसे चाहिए? हम आपको देंगे। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? रिजॉर्ट के स्टाफ का रवैया बहुत कठोर था। मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन बेस का नियम है कि स्वर्गीय झील जनता के लिए खुली नहीं है। अगर आप लोग शूटिंग करना चाहते हैं तो आप सामान्य स्नानागार में जा सकते हैं। दाढ़ी वाले निर्देशक ने गुस्से में हंसते हुए कहा, यह हास्यास्पद है। ये भी एक छुट्टी का रिजॉर्ट है। स्वर्गीय झील जनता के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? क्या आप डरते हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप क्या कहते हैं? आपको हमें अंदर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? स्टाफ सदस्य ने भी थोड़ी गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि स्वर्गीय झील विशेष रूप से सुपर वीआईपी के लिए डिजाइन की गई है। जब तक आपके पास सुपर वीआईपी कार्ड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च करें। दाढ़ी वाले निर्देशक ने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं सुपर वीआईपी कार्ड कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ? हम अभी इसे संभालने जाएंगे। स्टाफ सदस्य ने उदासीनता से सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दाढ़ी वाले निर्देशक ने और अधिक बहस करने की कोशिश की। क्या आप जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल रहे हैं? आपने कहा कि केवल सुपर वीआईपी ही प्रवेश कर सकते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि सुपर वीआईपी कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप हमारे साथ खेल रहे हैं? स्टाफ सदस्य ने उपहास करते हुए कहा, क्योंकि हमारा सुपर वीआईपी कार्ड केवल शीर्ष बड़े लोगों को दिया जाता है। अब तक हमने केवल 2 कार्ड दिए हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप केवल पैसे देकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सुपर वीआईपी कार्ड प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं। दाढ़ी वाला निर्देशक गुस्से में कांपने लगा और बहस जारी रखना चाहता था। इस समय मोनिका ने तुरंत उसे रोक दिया। निर्देशक, छोड़ दो। जब वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो चलो शूटिंग स्थान बदलते हैं। दाढ़ी वाला निर्देशक तुरंत चिंतित हो गया। यह ठीक नहीं है। यह मुख्य दृश्य है। हम इतनी जल्दी एक और स्थान कैसे खोजेंगे? मोनिका नहीं जानती थी कि क्या करना है। तभी उसने अचानक भीड़ में एक परिचित आकृति देखी। उसे लगा कि उसने गलत देखा है, लेकिन उसने ध्यान से देखा। यह मयंक था। मयंक। उसने तुरंत आश्चर्य से उसे बुलाया। उसकी पुकार सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुड़ गए। विशेष रूप से दर्शकों के बीच उसके कई प्रशंसक थे। वे सभी ये देखना चाहते थे कि कौन उनकी आइडल को इतना खुश कर सकता है। मयंक नहीं चाहता था कि ज्यादा ध्यान आकर्षित हो। हालांकि चूंकि मोनिका ने पहले ही उसे बुला लिया था, उसे आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ तुमसे मिलना एक संयोग है। मोनिका की खूबसूरत आंखें उसे घूर रही थीं। हाँ, एक खास व्यक्ति ने मुझे कॉल नहीं किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉल करूं? उसके शब्दों ने आसानी से विवाद पैदा कर दिया। यह ऐसा था जैसे एक प्रेम में पागल लड़की अपने प्रेमी के साथ लाड़ कर रही हो। सेक्रेटरी दिशा को डर था कि प्रशंसक गलत समझेंगे, इसलिए उसने खांसी ली और कहा, मयंक, बहुत समय हो गया। मयंक ने दिशा का अभिवादन किया। क्या आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? दिशा ने साइड किया। इस बारे में बात करते हुए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। सोनू ने तुम्हारे लिए हमारी मदद की। उच्च अधिकारियों ने हमारी स्क्रिप्ट को मंजूरी दे दी है और हम अब शूटिंग के चरण में हैं। मयंक ने सिर हिलाया। क्या ये अच्छा नहीं है? दिशा थोड़ी चिंतित दिखी।
हम आज स्वर्गीय झील में एक बड़ा दृश्य फिल्माने की योजना बना रहे थे, लेकिन स्टाफ ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। मयंक ने मोनिका की ओर देखा। क्या तुम्हें इस दृश्य को फिल्माना जरूरी है? मोनिका ने धीरे से सिर हिलाया। ये पूरे फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। हमने कई स्थानों को खोजा है, लेकिन यह सबसे उपयुक्त है। मयंक ने कुछ पल सोचा, फिर तुरंत खड़ा हुआ और स्टाफ की ओर बढ़ा। खैर, अंदर अब खाली है, उन्हें जाने दो और फिल्माएं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए। स्टाफ सदस्य ने पहले ही कहा था कि स्वर्गीय झील केवल सुपर वीआईपी के लिए खुली है। दाढ़ी वाला निर्देशक लंबे समय से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सब व्यर्थ था। क्या यह आदमी खुद को अपमानित करने के लिए कह रहा था? दाढ़ी वाले निर्देशक ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे वास्तव में नहीं पता था कि मोनिका ने ऐसे गर्म सिर वाले व्यक्ति को कैसे जान लिया। क्या वह उसके बहकावे में आ गई थी? मोनिका जल्दी से मयंक के पास गई और उसे खींचा। छोड़ दो, वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही, स्टाफ सदस्य ने भी उपहास भरी नजर दिखाई। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि आप ऐसा कहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, जब तक आप सुपर वीआईपी कार्ड लाते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बिना किसी दूसरे शब्द के अंदर जाने दूंगा। उसकी बात खत्म होने से पहले मयंक ने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? स्टाफ सदस्य की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एक सुपर वीआईपी कार्ड। जैसे ही उसने कहा, वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए। स्टाफ के पिछले शब्दों से वे ये भी सुन सकते थे कि ये सुपर वीआईपी कार्ड कितना कीमती था। वर्तमान में उन्होंने केवल 2 दिए हैं। केवल सुपर धनी और शक्तिशाली लोग ही इसे रख सकते हैं। इस युवा आदमी की पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। दाढ़ी वाला निर्देशक भी चौंक गया। मोनिका वास्तव में इस स्तर के किसी व्यक्ति को जानती थी। क्या ये थोड़ा बहुत डरावना नहीं था? उन्हें छोड़कर मोनिका और दिशा भी पूरी तरह से चकित थीं। हालांकि वे जानते थे कि मयंक बहुत शक्तिशाली है, उन्हें ये नहीं पता था कि मयंक इतना मजबूत था। इतना कीमती सुपर वीआईपी कार्ड होना ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह रिजॉर्ट बेस के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पास और कितने रहस्य थे। जब स्टाफ सदस्य ने सुपर वीआईपी कार्ड पर नंबर देखा तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। ये कार्ड 001 था। वेटिकन सिटी के 2 शीर्ष बॉस को केवल नंबर 002 और 003 दिए गए थे। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्ड 001 कितना कीमती था। क्या मैं अब उन्हें अंदर ले जा सकता हूँ? मयंक ने फिर से पूछा। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको अब अंदर ले जाता हूँ। स्टाफ सदस्य ने जल्दी से रास्ता दिखाया। मोनिका, तुम्हारे दोस्त का बैकग्राउंड क्या है? फिल्म क्रू के सदस्य स्टाफ सदस्य और मयंक के पीछे चलते हुए स्वर्गीय झील में प्रवेश कर गए। दाढ़ी वाले निर्देशक ने एक अवसर पाया और जल्दी से मोनिका से पूछा। फिल्म क्रू के कुछ मुख्य सदस्य भी जिज्ञासापूर्ण नजरों से देखने लगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, मैंने उसे केवल कुछ बार देखा है। मोनिका ने ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि दूसरों ने स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं किया। उन्होंने केवल कुछ बार मुलाकात की और दूसरी पार्टी इतनी मदद करने के लिए तैयार थी। हालांकि हमारी स्क्रिप्ट ने उसकी वजह से मंजूरी प्राप्त की है, मोनिका ने जोड़ा। जब कुछ ने ये सुना तो वे सभी चौंक गए। वे ये सोच रहे थे कि ये स्क्रिप्ट इतनी समय से क्यों मंजूर नहीं हुई, जबकि उन्होंने कई संपर्कों का उपयोग किया। हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले मोनिका से एक कॉल मिली जिसमें कहा गया कि स्क्रिप्ट ने मंजूरी प्राप्त कर ली है। वे सभी यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसके पास इतनी बड़ी शक्ति है। उन्हें नहीं पता था कि यह युवा आदमी था। एक बार फिर फिल्म क्रू के कई मुख्य सदस्य मयंक के प्रति आश्चर्यचकित हो गए। जब वे बात कर रहे थे, वे पहले ही स्वर्गीय झील के अंदर के हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। फिर सभी लोग सामने के खूबसूरत दृश्य से पूरी तरह से चकित हो गए। स्वर्गीय झील का आंतरिक भाग खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का संयोजन था। केंद्र में एक विशाल गर्म पानी का कुंड था और उसमें सफेद धुंध लिपटी हुई थी। इसने पूरे स्वर्गीय झील को एक स्वर्ग के रूप में बना दिया। सभी क्रू सदस्य अचंभित होकर एक्सक्लेम करने लगे। यह ऐसा था जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हो। मोनिका ने अचंभित होकर कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। मयंक, जो उसके बगल में चल रहा था, बहुत शांत था। यह ठीक है। ये देखकर मोनिका ने अपने होंठ पाउट किए। वह इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी अनजान हो। मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। उसने अपनी बात खत्म की और पाउट करते हुए चल दी। मयंक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने एक खाली सीट पर बैठ गया। स्टाफ सदस्य, जिसने पहले दरवाजे को रोका था, तुरंत एक पे लेकर आया। सर, मेरी टोन पहले बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे वास्तव में खेद है। चूंकि दूसरी पार्टी के पास सुपर वीआईपी नंबर 001 था, उसकी स्थिति निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए।
जितना भी कहा जाए वह शायद एक शब्द कहेगा और उसे शायद अपनी नौकरी पैक करनी पड़ेगी। मयंक ने पे लिया और एक घूंट लिया। आप भी अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। जब स्टाफ सदस्य ने ये सुना तो उसने तुरंत धन्यवाद दिया। वह भावुक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरी पार्टी के पास सुपर वीआईपी नंबर 001 है। बस उसकी उदारता को देखो, वह वास्तव में अलग था। मयंक ने उसे अनदेखा किया। उसने मुड़कर स्वर्गीय झील के दृश्य का आनंद लेना शुरू कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जगह गर्म पानी के रिजॉर्ट का पवित्र स्थान बन गई है। ये दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला और खूबसूरत था। इस समय मोनिका की आवाज अचानक पीछे से आई। तुम क्या देख रहे हो? मयंक ने कुछ नहीं हुआ जैसे मुड़कर देखा। फिर वह स्टन रह गया। मोनिका एक सफेद चिफन की रोब में खड़ी थी और उसके पैर नंगे थे। उसके लंबे बाल एक झरने की तरह बहे हुए थे। एक हल्की हवा चलने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। ये स्वर्गीय झील के दृश्य से भी ज्यादा खूबसूरत था। मयंक का दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। मोनिका ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर खुशी महसूस की। हालांकि उसने जानबूझकर एक गंभीर चेहरा बनाया। मयंक, क्या ये थोड़ा असभ्य नहीं है कि तुम एक लड़की को ऐसे देख रहे हो? मयंक ने जल्दी से खांसी ली और नजरें हटा लीं। यह मोनिका के लिए दुर्लभ था कि वह उसे इतना शर्मिंदा देखे। अंततः वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। तब मयंक को एहसास हुआ कि वह जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही थी। उसने अपनी आंखें घुमाईं। उन दोनों के बीच की अंतरंग बातचीत दिशा के ध्यान में आई, जो दूर खड़ी थी। वह सोचने लगी। कुछ इंटरैक्शन के बाद उसे मयंक की ताकत का स्पष्ट ज्ञान हो गया था। यह युवा आदमी की क्षमता ने वास्तव में उसकी अपेक्षाओं को पार कर दिया था। हर बार समस्या जो वे सभी प्रयासों के बावजूद हल नहीं कर सके, मयंक ने आसानी से हल कर दी। यह उसके भयानक बल को साबित करने के लिए पर्याप्त था। अगर मोनिका के पास ऐसा एक समर्थन हो तो क्या वह मनोरंजन उद्योग में जो चाहे कर सकती है। मोनिका के समर्थन से उसकी प्रबंधक के रूप में स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। जब वह इस बारे में सोच रही थी तो उसके मन में एक विचार आ गया। एलिप्सिस। जैसे ही मयंक और मोनिका बातचीत कर रहे थे, इस समय अचानक उन्हें एक हलचल सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि दाढ़ी वाला निर्देशक फिर से स्टाफ सदस्य के साथ बहस कर रहा था। क्या हो रहा है? मयंक ने देखा कि दोनों की बहस और अधिक तीव्र होती जा रही है, इसलिए उसे उन्हें रोकना पड़ा। दाढ़ी वाला निर्देशक जल्दी से उसके पास आया। सर, क्योंकि शूटिंग की जरूरतों के कारण हम यहाँ दृश्य को फिर से सजाना चाहते थे, लेकिन उसने हमें रोक दिया। स्टाफ सदस्य भी बहुत दुखी था। सर, स्वर्गीय झील में सजावट बहुत महंगी है। अगर हम उन्हें जो चाहे करने देते हैं तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मयंक ने तुरंत हाथ उठाया। उन्हें करने दो, मैं किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार रहूंगा। स्टाफ सदस्य का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। सर, हालांकि आप यहाँ हमारे सुपर वीआईपी हैं, लेकिन आपके पास स्वर्गीय झील को संशोधित करने का अधिकार नहीं है जब तक हमारे अध्यक्ष सहमत नहीं होते। मोनिका और अन्य लोग ये सुनकर निराश हो गए। दूसरी पार्टी ने सुपर वीआईपी को भी कोई सम्मान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार ये वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था। मयंक ने अपना फोन निकाला और पवन त्यागी को कॉल किया। फिर उसने उसे सब कुछ बताया। सर, यह मेरी गलती है, कृपया फोन स्टाफ को दें, पवन त्यागी ने कहा। मयंक ने और कुछ नहीं कहा। उसने फोन स्टाफ सदस्य को सौंप दिया। स्टाफ सदस्य ने हिचकिचाते हुए फोन लिया। अध्यक्ष पवन, मैं जाओ शियाओमिंग हूँ। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसे पवन त्यागी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हारी माँ अंधी है? सर, मयंक हमारे बेस के नए अध्यक्ष हैं और मुझे भी उनकी बात सुननी पड़ती है। तुम्हारे पास उन्हें रोकने का क्या अधिकार है? क्या तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो? पवन ने कुछ मिनटों तक गालियां दी, फिर फोन काट दिया। जाओ शियाओमिंग लगभग रोने लगा। उसने फोन मयंक को दोनों हाथों से वापस किया और एक मुस्कान बनाई जो रोने से भी बदतर थी। अध्यक्ष मयंक, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि आप यहाँ के नए मालिक हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्रू चौंक गई, विशेष रूप से मोनिका और दिशा। उन्हें ये नहीं पता था कि मयंक इस गर्म पानी के रिजॉर्ट का नया मालिक था। ये खबर बहुत डरावनी थी। ये गर्म पानी का रिजॉर्ट शायद कम से कम कुछ 100 करोड़ का था, है ना? इस जगह को खरीदने के लिए संपत्तियां शायद कुछ 1000 करोड़ होनी चाहिए, है ना? वह इतना युवा था, फिर भी उसकी कुल संपत्ति कुछ 1000 करोड़ थी। ये वास्तव में बहुत डरावना था। इसके विपरीत मोनिका अपेक्षाकृत शांत थी। मयंक का करोड़पति होना या गरीब होना उसके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये केवल थोड़ा आश्चर्यजनक था। हालांकि दिशा के विचार मोनिका से अलग थे। मयंक जितना मजबूत होगा, दिशा उतनी ही दृढ़ता से मोनिका और मयंक को एक साथ लाने का प्रयास करेगी।
मनोरंजन उद्योग में एक बैकअप होना और न होना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। इस बार स्क्रिप्ट की समीक्षा एक अच्छा उदाहरण थी। इसके अलावा मयंक युवा, धनी और काफी हैंडसम था। वह कुछ महिला सेलिब्रिटीज के गोल्ड मास्टर से कहीं बेहतर था, है ना? मोनिका को अभी तक यह नहीं पता था कि उसकी प्रबंधक ने पहले ही उसे और मयंक को एक साथ लाने का निर्णय ले लिया था। मयंक के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद क्रू ने पहले ही दृश्य स्थापित कर लिया था और वे उठकर शूटिंग शुरू करने लगे। लाइटिंग टीम तैयार हो जाओ, रिकॉर्डिंग टीम तैयार हो जाओ, फिल्म क्रू तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 एक्शन। निर्देशक के आदेश के साथ पूरा क्रू कार्रवाई में लग गया। मयंक लाउंज क्षेत्र में बैठा था, अपने पे का आनंद लेते हुए उन्हें शूट करते हुए देख रहा था। पल भर में पहला दृश्य पूरा हो गया। ये पहले से ही देर हो चुकी थी। निर्देशक ने समय को देखते हुए घोषणा की कि वे आज की शूटिंग रोक देंगे और कल जारी रखेंगे। मोनिका थकी हुई अवस्था में वापस आई। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? उसने मयंक की ओर उम्मीद से देखा, उसकी बड़ी आंखों के साथ। वह एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह थी जो अपने शिक्षक से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही थी। मयंक ने कुछ पल सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाकर गाना चाहिए। मोनिका थोड़ी नाराज हो गई। क्या तुम बस मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकते? मयंक तुरंत हंस पड़ा। मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया, तुम्हारे पास बेस्ट एक्ट्रेस बनने की क्षमता है। मोनिका अभी भी संतुष्ट नहीं थी। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। मयंक ने तुरंत शिकायत की। युवती, मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा अभिनय खराब है, मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा अभिनय अच्छा है, मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? मोनिका ने सही तरीके से इंगित किया। जब मैं तुमसे पूछती हूँ तो तुम्हें सबसे पहले मेरी तारीफ करनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा ईमानदार होना चाहिए, तुम्हारी आंखें ईमानदार होनी चाहिए और तुम्हारी आवाज दृढ़ और निश्चित होनी चाहिए। मयंक ने उसकी सलाह सुनकर बहुत निराशा महसूस की। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। मोनिका ने अपनी मजाकिया मुद्रा को समेट लिया। तुमने हमें आज इतनी मदद की है, आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगी। मयंक ने सिर हिलाया। छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोने की योजना बना रहा हूँ। जब क्रू के सदस्य जो पास से गुजर रहे थे ने ये सुना तो वे लगभग गिर पड़े। यह आदमी क्या सोच रहा था? मोनिका एक बड़ी स्टार है और उसने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया। वह वास्तव में गर्म पानी में जाना चाहता था। यह ऐसा था जैसे सुन वुकोंग ने 7 स्वर्गीय कन्याओं को रोक दिया और आड़ू चुनने के लिए भाग गया। ये वास्तव में पुरुषों के लिए शर्म की बात थी। मोनिका उसके इनकार पर नाराज नहीं हुई। लेकिन मुझे लोगों पर एहसान नहीं रखना पसंद है। बताओ, तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊं? मयंक ने देखा कि वह इतनी दृढ़ता से आग्रह कर रही है तो उसने मजाक किया, तो तुम रहो और मेरे साथ गर्म पानी में आओ। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्रू ने घृणित नजरें डाली। क्या तुम चाहते हो कि एक लड़की तुम्हारे साथ गर्म पानी में आए? क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह सिर्फ एक गर्म पानी है? गंदे चेहरे। मोनिका ने भी कुछ सोचा और उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। कौन तुम्हारे साथ गर्म पानी में जाना चाहता है? उसने गुस्से से उसे घूरा। तभी दिशा अचानक बीच में आई। तुमने पूरे दिन शूटिंग की है और तुम थोड़े थके हुए हो। क्यों न तुम मयंक के साथ थोड़ी देर के लिए भिगो जाओ? मोनिका के प्रबंधक ने उसे मयंक के साथ गर्म पानी में जाने की अनुमति दी। ये सुनकर मोनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। दिशा आमतौर पर उसकी बहुत रक्षा करती थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उसे विपरीत लिंग के सभी संपर्कों से प्रतिबंधित करने वाली थी। लेकिन आज उसने वास्तव में उसे एक आदमी के साथ गर्म पानी में जाने की अनुमति दी। हालांकि मोनिका अभी भी थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन चूंकि मयंक और दिशा ने पहले ही ऐसा कह दिया था, वह उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उसने केवल अपना सिर झुकाया और सहमति दी। तो मैं पहले अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। फिर वह जल्दी से भाग गई। इस बार मयंक के लिए चौंकने की बारी थी। वह केवल मजाक कर रहा था, लेकिन किसने सोचा कि दूसरी पार्टी वास्तव में सहमत हो जाएगी। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या वह वास्तव में एक महिला के साथ गर्म पानी में भिगोने जा रहा था? ये ठीक नहीं था, है ना? वह एक डिसेंट व्यक्ति था। एलिप्सिस। दिशा, तुमने मुझे पहले क्यों मना किया था कि मैं विपरीत लिंग के साथ ज्यादा संपर्क न करूं? आज तुम क्या कर रही हो? मोनिका ने बदलने के कमरे में प्रवेश किया और दिशा को उलझन में देखा। क्या तुम बेवकूफ हो? वह तब था और यह अब है। क्या तुम समझती हो? दिशा थोड़ी निराश थी। मैं समझती नहीं। मोनिका ने सिर हिलाया। दिशा ने उसे समझाने की कोशिश की। मयंक ने हमें इतनी मदद की है, क्या तुम्हें उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? मोनिका ने इस बार सिर हिलाया। बिल्कुल, इसलिए मैंने उसे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। दिशा ने उसके माथे पर हल्का सा थप्पड़ मारा। मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो।
मयंक बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अगर पापराज तुम्हारी तस्वीरें लेते हैं जब तुम बाहर खाने जाती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रभावित करेगा। मोनिका ने सोचा कि यह सही था, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ गर्म पानी में जाऊं। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? हम केवल थोड़े समय से एक दूसरे को जानते हैं। दिशा ने जल्दी से उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े बदलो। मयंक को बहुत देर तक मत इंतजार करने दो। मोनिका को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन वह अपनी उंगली पर नहीं रख सकी। उसके पास केवल मुड़कर लॉकर रूम में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मयंक कपड़े बदलकर बाहर आया तो क्रू पहले ही जा चुका था। सिर्फ कल की शूटिंग के लिए तैयार किए गए उपकरणों का एक ढेर बचा था। वह गर्म पानी के कुंड के पास गया और तापमान की जांच की। ये थोड़ा गर्म था। उसने कुछ बार कोशिश की, लेकिन वह कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। एक्सक्लेमेशन मार्क। इस समय अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा। उसने मोनिका को देखा, जो एक सफेद बाथरोब पहने हुए आ रही थी। बाथरोब बीच में एक रिबन से बंधा हुआ था और यह उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। बाथरोब की हेम से दो गोरी और पतली टांगें दिखाई दे रही थीं, जो विशेष रूप से आकर्षक थीं। वह स्टन रह गया। जैसे ही वह उन्हें स्वागत करने के लिए खड़ा होने वाला था, अचानक वह फिसल गया। प्लॉप! वह गर्म पानी में गिर गया। एक बड़ा पानी का छिड़काव हुआ। मोनिका थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उसने उसे इस बुरी स्थिति में देखा तो वह अचानक इतनी हंसने लगी कि वह झूलने लगी। मयंक ने पानी में काफी देर तक संघर्ष किया, फिर अंततः स्थिर खड़ा हो गया। जब उसने मोनिका को कुंड के पास मुस्कुराते हुए देखा तो उसे अचानक शरारत करने का मन हुआ। उसने उसकी नाजुक टखने को पकड़ा और धीरे से खींचा। आह! मोनिका चिल्लाई और एक छपाके के साथ पानी में गिर गई। मयंक भी उसे डूबने से डरते हुए जल्दी से उसकी मदद करने लगा। मयंक, तुम बड़े बुरे आदमी हो। मोनिका इतनी घबरा गई कि उसने तुरंत उसके कंधे पर मुक्का मारा। जब दिशा ने यह देखा तो वह तुरंत मुस्कुराई और चुपचाप वहां से चली गई। इस बीच मयंक मोनिका को चकित होकर देख रहा था। वह अपने विचारों में खो गया था। वर्तमान में उसके शरीर पर बाथरोब पूरी तरह से भिगो गया था और उसके शरीर से चिपक गया था। उसका पहले से ही परफेक्ट फिगर और भी अधिक आकर्षक हो गया था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। मोनिका ने उसकी घुसपैठ भरी नजरों का सामना किया और तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से दिशा से मदद मांगने के लिए मुड़ने की कोशिश की। हालांकि दिशा पहले ही गायब हो चुकी थी। इस बार, चाहे वह कितनी भी बेवकूफ हो, उसने पहले ही समझ लिया था। दिशा स्पष्ट रूप से चाहती थी कि वह मयंक के करीब आए और उसके लिए एक जाल बिछाए। इस बारे में सोचते हुए उसका पूरा शरीर तना हुआ था। उसने मयंक को डरती हुई नजरों से देखा। क्या तुम ठीक हो? मयंक ने जूडोंग रूप से माफी मांगी और एक कदम आगे बढ़ा। मत आओ। मोनिका जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। तुम्हें किस बात का डर है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मयंक ने उसे इतना सतर्क देखकर मजेदार पाया। हे भगवान! मोनिका कुछ कहने वाली थी जब अचानक उसने दर्द में चिल्लाया और लगभग गिर गई। मयंक ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे थाम लिया। क्या हुआ? मोनिका के चेहरे पर दर्द का भाव था। मेरी टखने में ऐंठन हो गई है। जब मयंक ने ये सुना तो उसने तुरंत उसे उठाया। आह! तुम क्या कर रहे हो? मोनिका की आवाज कांप रही थी। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे कुंड के पास एक खाली जगह पर ले जाकर रखा। कौन सी टांग में ऐंठन हो रही है? उसकी आवाज थोड़ी हावी थी। यह वाली। मोनिका ने जल्दी से अपने दाहिने पैर की ओर इशारा किया। मयंक ने और कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से उसके पैर को पकड़ा और धीरे धीरे उसे रगड़ने लगा। वो मोनिका ने कराहते हुए कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि ये गर्म पानी की भाप के कारण था या कुछ और। उसने अपने जीवन में कभी भी लड़के के साथ इतनी करीबी संपर्क नहीं किया था। जब वह अभी भी स्कूल में थी, उसके माता पिता उसके प्रति बहुत सख्त थे। जब वह विश्वविद्यालय में थी तो उसे एक मनोरंजन कंपनी द्वारा चुना गया और उसने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना शुरू किया। उसका प्रबंधक उससे और भी सख्त था। काम के अलावा उसे निजी तौर पर लड़के के साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। मयंक को उसके सहकर्मियों के अलावा वह व्यक्ति कहा जा सकता है जिसके साथ उसने सबसे अधिक संपर्क किया। कुछ इंटरैक्शन के बाद उसने जो आकर्षण दिखाया, उसने उसे एक अजीब एहसास दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। मयंक ने कुछ समय तक उसकी मालिश की, फिर अपना सिर उठाया। अब तुम कैसी महसूस कर रही हो? मोनिका ने तुरंत गिल्टी कॉन्शियस के साथ नजरें हटा लीं। ठीक है। मयंक ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। लगता है कि हम इस गर्म पानी में भी नहीं भिगो सकते। चलो आज के लिए वापस चलते हैं। मोनिका ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है,
मैं पहले अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। उसने अपनी बात खत्म की और जल्दी से भाग गई। मयंक ने उसकी घबराई हुई पीठ को देखा। वह अपने सिर को खुजाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके साथ क्या हुआ था? सिर्फ साय। ये वास्तव में एक लड़की के विचारों को समझना कठिन था। एलिप्सिस। जब दोनों ने अपने कपड़े बदले तो वे स्वर्गीय झील से बाहर निकले। दिशा, जो बाहर इंतजार कर रही थी, तुरंत उनके पास आई। तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए? जैसे ही मोनिका ने उसे देखा, वह तुरंत शर्म से आग बबूला हो गई। मैं तुम्हारे साथ इस पर बाद में निपटूंगी। दिशा तुरंत डर के मारे पीछे हट गई और कुछ नहीं कहने की हिम्मत नहीं की। मोनिका ने खुद को शांत किया और मयंक की ओर मुड़ी। क्या तुम थोड़ी देर बाद मेरी समारोह में आ सकते हो? मयंक ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा। मैं क्रू का हिस्सा नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है ना? मोनिका थोड़ी चिंतित हो गई। क्या ठीक नहीं है? यह मेरी पहली फिल्म है, इसलिए यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखकर कि उसने पहले ही ऐसा कह दिया था, मयंक ने पहले से ही अपने दिल में सहमति दे दी। हालांकि उसने कुछ और कहा। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम मुझे क्या समझती हो? मोनिका शब्दहीन रह गई और नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दे। मयंक ने उसकी शर्मिंदगी को देखा और गर्व से मुस्कुराया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला। मोनिका थोड़ी चिंतित हो गई। तो क्या तुम आ रहे हो या नहीं? देखते हैं कि तब मेरे पास समय है या नहीं, मयंक ने कहा, फिर बिना मुड़े चला गया। मोनिका ने उसकी पीठ को देखा, लंबे समय तक अपनी सोच में खोई रही। वह गुस्से में, शर्मिंदा और थोड़ी अनिच्छा से छोड़ने के लिए तैयार थी। दिशा फिर से उसके पास आई। वह पहले ही चला गया है। हमें वापस चलना चाहिए। मोनिका ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था। आज का मतलब क्या है? तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती हो? मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही हूँ। इतनी युवा और धनी व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो कोई और उसे छीन लेगा। उसके पास पैसे हैं या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं उस तरह की महिला लगती हूँ? तुम नहीं हो, मैं हूँ। ठीक है, तो तुम उसके साथ गर्म पानी में क्यों नहीं गई? मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करता। तो क्या वह मुझे पसंद करेगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं तुम्हें काट दूंगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।